नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं खास करके सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि दीवार बनाना है, प्लास्टर करना है और सीमेंट का काम है, कंक्रीट का काम है। लेकिन एक्चुअल में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली ये कितना बड़ा फील्ड है। और सिविल इंजीनियरिंग का जो भी काम होता है दोस्तों, वो डिजाइन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जितने भी वर्ड्स मैंने बोले हैं ये डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं। फिर चाहे आप रोड देख लो, हाईवे देख लो, रेलवे स्टेशन देख लो, एयरपोर्ट देख लो, और जिस घर में आप रहते हो, योर ड्रीम हाउस, वो भी किसी ना किसी एक सिविल इंजीनियर के थ्रू ही बनता है। खासकर वो घर जो एक बड़ी हाई टावर या एक लग्जरी बिल्डिंग में बना होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के लोग क्या करते हैं और इनका वर्क लाइफ कैसा होता है और इनके लाइफ ग्रोथ क्या क्या होते हैं और ये पूरे लाइफ में एक्चुअली किस चीज पर काम करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं आज इसके वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम रोल की बात करें कि सिविल इंजीनियर का रोल क्या होता है, तो इसको आप मोटा मोटा समझो 3 पार्ट्सों में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट हमारा डिजाइन हो गया, जिसमें इंजीनियर्स क्या करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे डिटेल में डिजाइन करते हैं। इसमें आर्किटेक्ट भी होते हैं, बट हम आर्किटेक्ट के बारे में किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट का डिटेलिंग करने के लिए डिजाइन में ये 100% इन्वॉल्वमेंट होता है इनका। उसके बाद दूसरा जो होता है वो हमारा होता है कंस्ट्रक्शन फेजेस, यानी कि प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना साइट पे। तो इसमें ये लोग क्या देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स का जो भी है वो एज पर बीओक्यू, एज पर अप्रूव्ड जो हो रहा है काम, वो कंसीडरिंग सेफ्टी एंड क्वालिटी, वो 100% हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लास्ट में आता है जो है वो है मेंटेनेंस, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये प्रोजेक्ट किसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को हैंडओवर होता है। उसके बाद उस बिल्डिंग या उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर जितना भी होता है वो टेकन केयर बाय किसी मेंटेनेंस टीम या किसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। फिर दोस्तों बात करते हैं हम कि सिविल इंजीनियरिंग का जो कोर सब फील्ड होता है। कोर सब फील्ड आप बोल सकते हो कि सिविल इंजीनियरिंग को एक अलग अलग और डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें कोई भी इंजीनियर्स 100% एक्यूरेट नहीं होता है। आप ये समझो कि एक सिविल इंजीनियर्स को अगर सारे फील्ड में आप इन्वॉल्वमेंट दे दो तो वो बंदा स्पेशलिस्ट बोले तो स्पेशलिटी नहीं हो कर सकता उस सारे कामों में। 100% जो उसका प्रोडक्टिविटी है वो सारे काम में नहीं दे सकता और ना ही वो एक्सपर्ट हो सकता है। इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में ही कुछ सब फील्ड होता है जिसको हम कोर सब फील्ड बोलते हैं। तो पहला अगर मैं बात करूं तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो ये फील्ड वाले क्या करते हैं, ज्यादातर स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी डिजाइनिंग होती है उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। आप चाहे वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लो, चाहे हाईवे का स्ट्रक्चर ले लो, बेस, या फिर ब्रिज का ले लो। दूसरा आता है हमारा दोस्तों क्या, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या होता है दोस्तों, अगर हम अर्थ पे हैं तो हम कोई भी रोड, कोई भी ब्रिज, कोई भी बिल्डिंग जो बनाते हैं वो खासकर हम 2 ही चीज पे बनाते हैं, या तो वहां पे सॉइल होगी या तो वहां पे रॉक होगा। आप समझो कि जो कंक्रीट जैसा पत्थर, हम जिसको स्टोन बोलते हैं। तो जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वो खास करके सॉइल और रॉक का डिटेल स्टडी करते हैं। ये लोग किस टाइप का सॉइल है, किस टाइप का रॉक है, और किस टाइप के सॉइल या रॉक पे कितने महले की बिल्डिंग या कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनाया जा सकता है, या अगर कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए डिजाइनिंग या स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी किस टाइप का डिजाइन हो कि बिल्डिंग का वहां पे जो स्टेबिलिटी है वो 100% वर्क करे, सो दैट कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट ना हो या बिल्डिंग कोलैप्स ना हो, इससे बचा जा सके। तीसरा आता है दोस्तों हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आप अगर देखेंगे तो ये हमारा डेली रूटीन का है, यानी हम घर से ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से घर आते हैं,
ये टोटल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आता है। अभी वो कैसे, वो आपको मैं बता दूं, रोड हो गया, जितनी भी कनेक्टिविटी है, यानी कि रोड हो गया या एयरपोर्ट है या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती हैं, वो सब हमारा किस में आता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। इस तरीके से आप देख सकते हो रोड पे कितने सिग्नल होते हैं, कहाँ पे ग्रीन है, कहाँ पे रेड है, और मार्किंग होता है थर्मोप्लास्टिक जिसको बोलते हैं। आप कहाँ से टर्न लेना है, यू टर्न लेना है, या यानी कि मोटा मोटा ये जितने भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है वो किस में आता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। लास्ट की बात करूं मैं तो वो हो गया हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होता क्या है दोस्तों, अगर आप समझो कि एक बड़ी बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में विदाउट वाटर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक तो हमारा वाटर सप्लाई होना चाहिए, जो कि वहां के लोग वाटर सप्लाई यानी कि ड्रिंकिंग के लिए या बेसिक फैसिलिटी के लिए या क्लीनिंग पर्पज के लिए, यानी व्हाट एवर वाटर जो भी है वहां पे बहुत ही इसेंशियल प्रोडक्ट हो जाता है। फिर दूसरा, अगर हम कोई भी चीज इनटेक कर रहे हैं तो आउटटेक भी होगा, यानी कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट यानी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में भी करना पड़ता है। तो ये हमारा किस में आता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। दोस्तों हम बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, जिसमें ज्यादातर मेजर मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम समझने की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ब्रिज, रोड, बिल्डिंग एंड वाटर सिस्टम, ये खास करके हमारे की सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में आते हैं। अब दोस्तों बात हम करते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज होती है सिविल इंजीनियरिंग में। इसके लिए आप देखो तो सबसे बड़ी बात करूं मैं तो BIM होता है, एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बोलते हैं। तो इसके थ्रू किसी भी बिल्डिंग का टोटल डिटेल में स्टडी होता है और फिर इसके अकॉर्डिंग ही डिजाइनिंग होती है। उसके बाद अगर मैं करूं तो ड्रोन का भी यूज होता है, और ड्रोन का खासकर हम लोग जो है टेरेन एरिया के लिए या सर्वेइंग के लिए यूज होता है। इसमें और भी सॉफ्टवेयर बोले तो ये टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है, बट अगर और भी हम टूल्स या मशीनरी की बात करें तो आप थेडोलाइट नाम सुना रहेगा, प्लान टेबल सर्वे हो गया, ऑटो लेवल स्टेशन हो गया, टोटल स्टेशन हो गया। तो ये जितने भी टूल्स और मशीन मैं बता रहा हूं ये सब सर्वेइंग में यूज होता है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का प्रोडक्टिविटी कई गुना इंप्रूव करता है, कई गुना बढ़ाता है। इसके बाद भी 2D 3D प्रिंटिंग होता है, जिसके माध्यम से आप ब्लू प्रिंट से आप किसी भी लेआउट्स को डिटेल में प्रिंट आउट करके साइट पे आप समझने के लिए यूज होता है, या फिर लेबर और कॉन्ट्रैक्टर को काम एक्सप्लेन करने के लिए इजी होता है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा आपको स्किल के बारे में, बिकॉज एज ए सिविल इंजीनियर क्या स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, या फिर एक सिविल इंजीनियर है तो उसके अंदर क्या क्या स्किल है तो वो एक अच्छा सिविल इंजीनियर है। सबसे पहले बात करूं तो मैं टेक्निकल स्किल आपके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका प्रोफिशिएंसी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, मैथ, फिजिक्स और कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी आपको नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, बजट, टीम कोऑर्डिनेशन, ये सब एज ए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हो और कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आ रहा है तो आप प्रोजेक्ट डिलीवरी नहीं कर पाओगे या प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका नॉलेज और आप कितने स्मार्ट हो ये, और डिसीजन मेकिंग ये आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर नॉलेज होगा, आप जो है कॉन्फिडेंट रहोगे। और लास्ट होता है दोस्तों कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन आप किसी भी चीज को स्मूथली नहीं कर पाओगे। कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सिविल इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन आपको हर जगह है, चाहे वो क्लाइंट के सामने हो या फिर आप वेंडर के सामने हो, लेबर के सामने हो, कॉन्ट्रैक्टर के सामने हो, या आपके बॉस के सामने हो। हर जगह पे कम्युनिकेशन बहुत ही मैटर करता है, और ये चारों क्वालिटी जो मैंने बताया आपको ये काफी अच्छा होना चाहिए। नहीं है तो लग जाओ और इम्प्रूव करो। अब दोस्तों बात मैं करूंगा आपसे कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एक सिविल इंजीनियरिंग के जब प्रोजेक्ट चालू होता है, तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं लाइफ में। कोई भी प्रोजेक्ट जब चालू होता है तो सबसे पहले होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। आप समझो आप रोड पे कहीं पे चल रहे हो
और रोड पे ब्रिज का काम चल रहा हो तो कितना रिस्क होता है उस प्रोजेक्ट को हैंडल करना, कि कोई एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट ना हो। अगर ब्रिज हैंगिंग का काम होता है तो उसके नीचे कितना सेफ्टी सिक्योरिटी देखा जाता है, और काम जो हो रहा है वो प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी आप जो है रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा चीज की बात करूं मैं तो बजट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एज ए सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब इनिशियल स्टेज में फाइनल किया जाता है तो उस टाइम पे बजट कुछ और होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स फेजेस में जाते हैं तो वहां पे रिस्क होता है, चैलेंजेस आते हैं, तो बजट में फ्लक्चुएशन आता है। तो वो भी मैनेज करना आपको आना चाहिए कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो, और कैसे आप अगर एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है, मान लो आपका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था बट कुछ रीजन की वजह से आपको और 5 करोड़ का एक्स्ट्रा लगने वाला है, तो वो 5 करोड़ का आप क्या जस्टिफिकेशन दोगे, क्या बैकअप बनाओगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, और आपको कैसे अप्रूवल लेना है वापस क्लाइंट से जिसका भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो। तो ये सब केसेस में ये काफी चैलेंजेस होता है एज ए सिविल इंजीनियरिंग का। उसके बाद होता है रेगुलेटरी कंप्लायंस का, क्योंकि आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होना चाहिए, वहां की लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हो और सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज हो, ये दोनों की गाइडलाइन में आपका प्रोजेक्ट का टोटल सिस्टम मैच होना चाहिए, तभी आपको, जैसे अगर बिल्डिंग है तो आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप बोल सकते हो, सारे प्रोजेक्ट्स का कोई भी हो। तो ये सारे सर्टिफिकेट मिलने के लिए आपको उनका कंप्लायंस 100% मैच करना पड़ेगा। लास्ट में आता है दोस्तों टेक्निकल इंटीग्रेशन का। एज ए सिविल इंजीनियर चैलेंजेस क्या होता है कि मार्केट में जो चीजें नई चल रही हैं वो अगर आपको पता है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो, या फिर जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट होता है वो अलग होता है थोड़ा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड थोड़ा नहीं होता है, तो पढ़ाया कुछ और जाता है, लेकिन जैसे इंजीनियर्स साइड पे आते हैं तो उनको टेक्नोलॉजी कुछ नया मिलता है। तो टेक्निकल इस इंटीग्रेशन में क्या होता है, समटाइम्स लर्निंग बहुत जरूरी है। अगर एज ए सिविल इंजीनियर आप हो तो लर्निंग करना पड़ता है, और फिर इंटीग्रेशन के लिए आपको सब चीजें कोऑर्डिनेशन में करना पड़ता है। ये जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं ये एक्चुअली चैलेंजेस होते हैं सारे इंजीनियर्स के लिए, जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं। करियर अपॉर्चुनिटी इन सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं अगर, तो मैं एंट्री लेवल, मिड लेवल एंड सीनियर लेवल, ये 3 बेसिक लेवल मैं बता रहा हूं। तो एंट्री लेवल आप समझो कि आप फ्रेशर हो, मिड लेवल आपने इंक्रीमेंट या कंपनी चेंज करके प्रमोशन ले लिया है, सीनियर में आप एक अच्छे पोस्ट पे हो जो पैकेज के काफी अच्छा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों ये सब सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट करते हैं जब उनका बीटेक या बीई या डिप्लोमा कंप्लीट होता है। तो आप सोचो कि इजी जॉब तो है नहीं और बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है, बट जो भी है वो इम्पोर्टेंट है, खासकर सोसाइटी के लिए, क्योंकि इनके सारे काम जो है वो सोसाइटी के लिए ही होते हैं मैक्सिमम। पूरे वीडियो में मैंने जितनी भी चीजें बताया है हर चीज हमारी डेली रूटीन में काम आते हैं। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि मैंने सारा जानकारी शेयर कर दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। मिलते हैं नए अगले एक अच्छे वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।